नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी वीर कैंपस पर। आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे भारत के राष्ट्रपति के पद के बारे में। उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो भी उनकी शक्तियां हैं, योग्यताएं हैं, जो भी उनके कार्य हैं, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को साथ साथ याद करते हुए चलेंगे। तो चलिए, आज की जो क्लास है उसका टॉपिक है राष्ट्रपति का पद। भारत में राष्ट्रपति का पद। संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक बताया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि देश का प्रथम नागरिक कौन है, तो आपका आंसर होगा भारत के जो राष्ट्रपति हैं वही देश के प्रथम नागरिक हैं। और संविधान में आर्टिकल 52 से आर्टिकल 62 तक आर्टिकल 62 तक राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक, अनुच्छेद 52 से 62 तक संविधान में राष्ट्रपति के बारे में ही वर्णन किया गया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति का जो पद है किस देश से लिया गया है, तो यूएसए के संविधान से राष्ट्रपति का पद लिया गया है। हमारे देश के राष्ट्रपति का पद यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो साथ साथ जितने भी सारे के सारे आर्टिकल्स हैं उनको याद करते हुए चलेंगे। देखिए, आर्टिकल 52 से शुरू होते हैं। आर्टिकल 52 जिसके तहत बताया गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। भारत में ये राष्ट्रपति का पद होगा, यह किस अनुच्छेद के तहत बताया गया है, तो आर्टिकल 52 के तहत बताया गया है। भारत में राष्ट्रपति का पद होगा और यूएसए के संविधान से हमने भारत के राष्ट्रपति के पद को लिया है। इसके बाद देखिए, आर्टिकल 53 अनुच्छेद 53 के तहत हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ। जो भी शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति की, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। आर्टिकल 53 में बताया गया है, 53 में बताया गया है कि कार्यपालिका की सभी शक्तियाँ किस में निहित होंगी, तो कार्यपालिका की सभी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी। कार्यपालिका की जो भी शक्तियाँ हैं सारी की सारी राष्ट्रपति में निहित होंगी। तो कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, ऐसा अनुच्छेद 53 के तहत बताया गया है। सारी शक्तियों के बारे में हम चर्चा करेंगे आगे इसमें। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं कि जो भारत के राष्ट्रपति का पद है वो ब्रिटेन की महारानी के समान है। ब्रिटेन की महारानी का जो पद है उसी के समान भारत में राष्ट्रपति का पद है। और भारत के प्रधानमंत्री का पद ब्रिटेन के क्राउन के समान है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में राष्ट्रपति का पद किसके समान है, तो ब्रिटेन की महारानी के समान है भारत में राष्ट्रपति का पद। क्योंकि जितने भी कार्य होते हैं सारे के सारे प्रधानमंत्री करते हैं। मोस्टली जो भी कार्य हैं सारे के सारे प्रधानमंत्री करते हैं। इसलिए इसमें बताया गया है ब्रिटेन की महारानी के समान राष्ट्रपति का पद है। और ब्रिटेन के क्राउन के समान किसका पद बताया गया है, ब्रिटेन के क्राउन के समान, तो वो हमारे प्रधानमंत्री का पद बताया गया है। प्रधानमंत्री का पद ब्रिटेन के क्राउन के समान बताया गया है। इसके बाद एक दो क्वेश्चन से काफी बार पूछे गए हैं कि संघ के तहत, विधि के तहत संघ का अध्यक्ष कौन होता है। अगर आपसे पूछा जाए विधि के तहत संघ का अध्यक्ष कौन है, और आपसे पूछा जाए कि वास्तविकता में संघ का अध्यक्ष कौन है, तो देखिए विधि के तहत संघ का अध्यक्ष, विधि के तहत जो संघ के अध्यक्ष हैं वो राष्ट्रपति हैं। कानून के तहत, संविधान के तहत संघ के अध्यक्ष राष्ट्रपति हैं, लेकिन वास्तविकता में जो संघ के अध्यक्ष हैं सारे कार्यभार करते कौन है, प्रधानमंत्री। तो विधि के तहत संघ के अध्यक्ष हैं राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविकता में संघ के अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन वास्तविकता में संघ के अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। देखिए, आर्टिकल 52 में बताया गया राष्ट्रपति का पद होगा। 53 में बताया गया राष्ट्रपति की शक्तियां, और बताया गया कि कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में ही निहित होंगी।
और इसके साथ ही बताया गया है कि ब्रिटेन की महारानी के समान माना गया है भारत में राष्ट्रपति का पद, और ब्रिटेन के क्राउन के समान माना गया है भारत में प्रधानमंत्री का पद। इसके साथ ही देखिए, अगर आपसे पूछा जाए विधि के तहत संघ के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो विधि के तहत, कानून के तहत, संविधान के तहत संघ के अध्यक्ष है राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविकता में संघ के अध्यक्ष है वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। इसके बाद देखिए आर्टिकल 54 आर्टिकल 54 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 54 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, और राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं और कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 54 में बताया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में, और बताया गया है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है, निर्वाचन मंडल, उसमें कौन कौन भाग लेगा। तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, सभी लोकसभा के सदस्य, सभी राज्यसभा के सदस्य, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के जो भी सदस्य हैं, और इसके साथ ही दिल्ली और पुदुचेरी के जितने भी विधानसभा के सदस्य हैं, वो सभी के सभी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। तो देखिए आर्टिकल 54 में बताया गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन, और निर्वाचन मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और केंद्र शासित प्रदेशों के जो भी निर्वाचित सदस्य हैं और दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के सदस्य इसमें हिस्सा लेते हैं। इसके बाद देखिए आर्टिकल 55 अनुच्छेद 55 में बताया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि। राष्ट्रपति के जो निर्वाचन होंगे, चुनाव होंगे, वो किस विधि के तहत होंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, और इसके बारे में वर्णन किया गया है आर्टिकल 55 में। और जो राष्ट्रपति के निर्वाचन होते हैं उस विधि का नाम है एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान। तो अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति के निर्वाचन किस विधि के तहत होते हैं, तो आपका आंसर होगा एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान। इस विधि के तहत भारत में राष्ट्रपति के चुनाव करवाए जाते हैं। एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है इससे रिलेटेड कि जो निर्वाचन की विधि है वो किस देश से ली गई है। तो फ्रॉम आयरलैंड। आयरलैंड से हमने भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि अपनाई है। आयरलैंड के जो संविधान है उससे हमें भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि अपनाई गई है। तो देखिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। आर्टिकल 52 में बताया गया है राष्ट्रपति का पद होगा, भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा जो कि किस देश से लिया गया है, यूएसए से। इसके बाद आर्टिकल 53 में बताया गया है राष्ट्रपति की सभी शक्तियों के बारे में उल्लेख है। राष्ट्रपति की जो भी शक्तियां हैं उनके बारे में बताया है। कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, और ब्रिटेन की महारानी के समान माना गया है भारत में राष्ट्रपति का पद। इसके बाद ब्रिटेन की क्राउन के समान माना गया है भारत के प्रधानमंत्री का पद। और अगर आपसे पूछा जाए कि विधि के तहत संघ के अध्यक्ष कौन है, तो विधि के तहत संघ के अध्यक्ष भारत के राष्ट्रपति होते हैं, और वास्तविकता में संघ के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसके बाद आर्टिकल 54 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो निर्वाचन मंडल है उसमें लोकसभा, राज्यसभा और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के सदस्य ही हिस्सा लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन हिस्सा ले सकता है, तो दिल्ली, पुदुचेरी विधानसभा के सदस्य, और इसके साथ ही सभी लोकसभा, राज्यसभा और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य ही इसमें हिस्सा ले सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए आर्टिकल 55 में बताया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वह किस विधि के तहत होगा, तो आपका आंसर होगा एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान। इस विधि के तहत ही राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए किस देश से यह विधि ली गई है, तो आयरलैंड से यह विधि ली गई है। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें। इसके बाद आर्टिकल 56 में बताया गया है राष्ट्रपति का कार्यकाल। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो आर्टिकल 56
संविधान के अनुच्छेद 56 के तहत बताया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, लेकिन किस दिन से शुरू होगा वह कार्यकाल? तो शपथ ग्रहण से अगले 5 साल के लिए राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल अगर आपसे पूछा जाए कितने वर्ष का, तो 5 वर्ष, और वो 5 वर्ष शपथ ग्रहण से अगले 5 वर्ष माने जाएंगे। तो जो आर्टिकल 56 है उसमें बताया गया है राष्ट्रपति का कार्यकाल, और इसी के साथ ही आर्टिकल 57 अनुच्छेद 57 में बताया गया है राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन का प्रावधान, कि एक ही व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के ऊपर बार बार चुना जा सकता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान। तो आर्टिकल 56 में बताया गया है राष्ट्रपति का कार्यकाल, और 57 में बताया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान। एक ही व्यक्ति बार बार राष्ट्रपति के लिए चुना जा सकता है, कितनी बार भी राष्ट्रपति के पद के लिए चुना जा सकता है। इसके बाद देखिए, अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देंगे, तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देंगे, और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देंगे। काफी बार पूछा गया प्रश्न, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देंगे, तो आपका आंसर होगा उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को ही देंगे। इसके बाद देखिए, आर्टिकल 57 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान, और आर्टिकल 58 में भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए जो भी योग्यताएं चाहिए उनके बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 58 में बताया गया है भारत का राष्ट्रपति चुने जाने के लिए आप में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या क्या योग्यताएं चाहिए भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए। तो देखिए, जो भी योग्यताएं हैं सभी के सभी हम डिस्कस करते हैं। एक तो भारत का नागरिक हो, सबसे पहली जो कंडीशन है राष्ट्रपति चुनने के लिए वह है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो। इसके बाद 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी होनी चाहिए राष्ट्रपति के पद के ऊपर चुने जाने से पहले। इसके बाद देखिए, लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। लोकसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हो। इसके बाद देखिए, साक्षर होना चाहिए, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, इसके साथ ही लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो, और साक्षर भी होना चाहिए। इसके साथ ही एक कंडीशन और है, वो है किसी भी लाभ के पद पर ना हो। किसी भी लाभ के पद पर ना हो, अर्थात किसी भी लाभ के पद पर ना हो, अर्थात किसी भी सरकारी नौकरी ना करते हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो। ये 5 योग्यताएं हैं जो कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी नागरिक में होनी चाहिए। तो देखिए, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो, और साक्षर हो। इसके साथ ही किसी भी लाभ के पद पर ना हो। और ये सब बातें आर्टिकल 58 में अनुच्छेद 58 में बताई गई है। इसके बाद देखिए, आर्टिकल 59 राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें। जो राष्ट्रपति कार्यालय होगा उसके लिए क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या शर्तें हैं राष्ट्रपति कार्यालय की। तो संविधान के अनुच्छेद 59 में यह बताया गया है, आर्टिकल 59 राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें।
तो अनुच्छेद 59 में बताया गया है, 59 में बताया गया है राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें, जो राष्ट्रपति की कार्यालय की शर्तें होनी चाहिए। एक तो देश की राजधानी में हो, राष्ट्रपति का जो कार्यालय है वो देश की राजधानी में होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के नज़दीक होना चाहिए, जो सर्वोच्च न्यायालय है हमारा उसके नज़दीक ही होना चाहिए राष्ट्रपति का कार्यालय, देश की राजधानी में होना चाहिए। इसके साथ ही कुछ बातों का उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति के जो भी भत्ते हैं और उनके वेतन में कभी भी किसी प्रकार की कटौती नहीं की जानी चाहिए। इसके साथ ही उन्हें आवास प्रदान किया जाए, प्लस में भत्ता, आवास और भत्ता राष्ट्रपति को प्रोवाइड किए जाए। ट्रैवल अलाउंस और आवास, सरकारी आवास और भत्ता ये राष्ट्रपति को प्रदान किए जाए। उनके वेतन में और भत्तों में कभी भी किसी प्रकार की कटौती नहीं की जानी चाहिए। ऐसा संविधान के आर्टिकल 59 में बताया गया है। अब अनुच्छेद 60 आर्टिकल 60 में बताया गया है राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के बारे में। आर्टिकल 60 में बताया गया है राष्ट्रपति की शपथ लेने के बारे में। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेते हैं, किसके समक्ष लेते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। या राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अगर किसी केस में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो जो भी सुप्रीम कोर्ट के व्योमवर्त न्यायाधीश होंगे, सबसे बुजुर्ग न्यायाधीश जो भी होंगे, वही राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। तो आर्टिकल 60 में बताया गया है राष्ट्रपति की शपथ के बारे में, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ही राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 61 सबसे इम्पोर्टेंट, आर्टिकल 61 अनुच्छेद 61 में बताया गया है महाभियोग के बारे में। अगर राष्ट्रपति को अपने पद से हटाना हो तो किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है? तो उस प्रक्रिया का नाम है महाभियोग। अगर आपसे पूछा जाए कि किस प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो महाभियोग। इसमें करना क्या होता है, संसद के किसी भी सदन में एक चौथाई सदस्य, संसद के किसी भी सदन में एक चौथाई सदस्यों को राष्ट्रपति को लिखित में 14 दिन पूर्व पत्र देना होगा। तो महाभियोग में होगा क्या कि किसी भी सदन के एक चौथाई सदस्य कोई भी प्रस्ताव पास करेंगे राष्ट्रपति के खिलाफ, एक चौथाई सदस्य राष्ट्रपति के खिलाफ प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति को 14 दिन के पूर्व लिखित में पत्र देना होगा। एक चौथाई सदस्य किसी भी सदन के हो सकते हैं, या तो वो लोकसभा के हों या फिर वो सदस्य राज्यसभा के हों। किसी भी सदन में यह प्रस्ताव पारित किया जा सकता है, राष्ट्रपति के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया जा सकता है, और एक चौथाई सदस्य इस प्रस्ताव को पास करके राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व लिखित में पत्र देना होगा, लिखित में देना होगा। अगर आपसे पूछा जाए कितने दिन पूर्व, तो 14 दिन पहले, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित में यह पत्र देना होगा, तब जाके राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। इसके बाद बताया गया है आर्टिकल 62, आर्टिकल 62 में बताया गया है राष्ट्रपति का पद 6 माह से अधिक खाली ना हो। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति का पद अधिकतम कितने समय तक खाली रह सकता है, तो मैक्सिमम 6 मंथ से ज़्यादा राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रह सकता, और यह वर्णन किया गया है संविधान के आर्टिकल 62 के तहत। तो आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक राष्ट्रपति के बारे में बताया था। 52 में बताया गया था कि भारत में राष्ट्रपति का पद होगा। आर्टिकल 53 में बताया गया था राष्ट्रपति की शक्तियाँ, जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं, संघ की कार्यपालिका की सभी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी। आर्टिकल 54 में बताया गया था राष्ट्रपति का निर्वाचन, और आर्टिकल 55 में बताया गया था राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि। एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। और इसके बाद आर्टिकल 56 में बताया गया था कि राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। आर्टिकल 56 में बताया गया राष्ट्रपति का कार्यकाल, कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वह शपथ ग्रहण से अगले 5 वर्ष तक होगा। और आर्टिकल 57 में बताया गया है कि एक ही व्यक्ति का कितनी बार भी राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन किया जा सकता है। इसके बाद देखिए आर्टिकल 58 में बताया गया था राष्ट्रपति की जो भी योग्यताएं थी, एक तो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, साक्षर हो,
और लोकसभा में सदस्य चुने जाने योग्य हों। राष्ट्रपति न तो लोकसभा के सदस्य होने चाहिए, ना ही राज्यसभा के सदस्य होने चाहिए। केवल उनमें योग्यता होनी चाहिए कि वो लोकसभा के सदस्य चुने जा सकें, लेकिन वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होने चाहिए। तो ये राष्ट्रपति की योग्यताएं थी। इसके बाद आर्टिकल 59 अनुच्छेद 59 में बताया गया था राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें। एक तो देश की राजधानी के अंदर होना चाहिए, इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के नज़दीक होना चाहिए जो भी राष्ट्रपति का कार्यालय होगा। इसके साथ ही बताया गया था कि राष्ट्रपति के वेतन और भत्तों में कभी भी कटौती नहीं की जा सकती, और राष्ट्रपति को सरकारी आवास और ट्रैवल अलाउंस भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद देखिए आर्टिकल 60 में बताया गया था राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के बारे में, और जो राष्ट्रपति हैं वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष ही शपथ ग्रहण करते हैं। इसके बाद बताया गया था आपको आर्टिकल 61 अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग के बारे में बताया गया था कि जो राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है वह महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है। इसमें किसी भी सदन में 1/4 सदस्य राष्ट्रपति के खिलाफ कोई प्रस्ताव पारित करें और उसे 14 दिन राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व लिखित में एक पत्र दे, राष्ट्रपति को देना होगा लिखित में 14 दिन पूर्व एक पत्र देना होगा, और महाभियोग की प्रक्रिया से ही उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। आर्टिकल 62 राष्ट्रपति का पद 6 माह से अधिक खाली ना हो। अगर आपसे पूछा जाए मैक्सिमम कितने समय तक राष्ट्रपति का पद खाली रह सकता है, तो मैक्सिमम 6 माह तक ही